चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे साइंस का हो, एसएससी हो, जीके हो, ठीक है, एसएसटी हो, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स पे, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप जो है वीडियो सही लग रहा है या नहीं, और आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज जो है सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। अगर चैनल को जो वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है। यानी कि जो सॉलिड है, अगर उसमें हीट का जो हीट का संचरण किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके चालन यानी कि कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और अगला जो है रेडिएशन यानी कि विकिरण, और डी ऑप्शन है शीतलन या कूलिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो चालन आपका होगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, चालन, ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंडक्शन में क्या होता है कि चालन के द्वारा जो ऊष्मा पदार्थ, जैसे सॉलिड जो सबस्टेंस होता है, सॉलिड कोई पदार्थ होता है, तो उसमें जो हीट होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है स्थान तक जाती है, लेकिन जो सबस्टेंस यानी कि जो पदार्थ के कणों को अपने उनके उसमें जो है स्थान परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी अगर कोई सॉलिड है तो उसमें जो हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, लेकिन जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं या कह सकते हैं उसके जो कण होते हैं, ठीक है, तो उसमें उनका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें जो संचरण होता है वो चालन के माध्यम से होता है, और ये ठोस में ही ऐसा होता है ऊष्मा का संचरण। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस विधि के द्वारा वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस विधि के द्वारा गर्म होता है, चालन, संवहन, विकिरण या शीतलन। ऑप्शन सेम है, लेकिन आपको बताना है कि किस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल जो है वो कन्वेक्शन मेथड के द्वारा ही गर्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन घटेगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक फैक्ट है, ठीक है, वो फैक्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन इसमें जल है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो राइट है वो ऑप्शन नंबर ए है, वाटर, ठीक है। इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं या द्रव होते हैं जिनको गर्म किए जाने पर जो है इनका वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ जाता है, लेकिन जल क्या होता है कि इसको अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, ठीक है, 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है कि घटता है, और 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर उसके वॉल्यूम उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो वॉल्यूम होता है वो घटता है, और उसके बाद क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है उसका आयतन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। जबकि ज़्यादातर लिक्विड
में ये गर्म करने पर इनका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए पानी में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी है, यानी कि जो जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी की वजह से, ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का जो घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिक है? ऑप्शन है जल, बर्फ, लोहा, केरोसिन ऑयल। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट किसकी सबसे ज़्यादा है? तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो जल हो जाएगा, ठीक है। इसकी जानते हो कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी स्पेसिफिक हीट होती है वो 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है, ठीक है। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है, या जूल किलोग्राम इनवर्स या केल्विन इनवर्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जल के बाद बर्फ़ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो, यानी कि ऊष्माधारिता कह सकते हैं उसको, वो ज़्यादा होती है, उसके बाद बर्फ़ की होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी आयरन की जो है विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, फिर उससे कम जो है आपकी केरोसिन ऑयल की होती है, ठीक है। तो जल ये पहले नंबर पे होता है, बर्फ़ दूसरे नंबर पे, फिर उससे कम होता है आपका आयरन, ठीक है, यानी कि 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे केरोसिन ऑयल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है, सबसे ज़्यादा होती है जल की, उसके बाद बर्फ़ की, और उसके बाद लोहा, उसके बाद केरोसिन ऑयल, और उसके बाद आपका जो है पारा आता है, फिर लेड आता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर जमता है? ऑप्शन में है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -115 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेल्सियस, और डी जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले जो है ये सेल्सियस को सेंटीग्रेड बोला जाता था, इसलिए मुंह से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन पारा किस ताप पर जमता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। और ये जो -115 डिग्री सेंटीग्रेड है ये अल्कोहल का है, ठीक है। अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ठीक है। और जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जमता है, यानी फ्रीज होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है, यह किया था सेल्सियस, केल्विन, रोमर या फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेल्सियस, ठीक है। जो डिग्री सेल्सियस होता है उसका आविष्कार जो है सेल्सियस ने किया था, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और जो इसका वेपर पॉइंट होता है यानी कि भाप बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद जो है फ़ारेनहाइट पैमाना आता है। फ़ारेनहाइट जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और सेल्सियस जो थे ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। फ़ारेनहाइट क्या होता है कि ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और एक रोमर स्केल होता है, ठीक है, उसका जो होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री रोमर उसको बोलते हैं। रोमर को 0 डिग्री 0 डिग्री आर, ठीक है।
रोमर बोलते हैं। और केल्विन होता है तो उसका हिमांक जो है केल्विन का 273 के, ठीक है, 273 के होता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के डॉट 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 निर्भर करती है, ताप पर या दाब पर या घनत्व पर या द्रव्यमान पर, ठीक है। किस पे निर्भर करती है? किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के डॉट 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 किस पर निर्भर करती है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जो है ताप हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है गलत है, ये ताप नहीं होगा। तभी मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें कुछ गलत लग रहा है। ताप नहीं, इसमें जो है आपका द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि मास पर निर्भर करती है, ठीक है। तो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु की द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वो चीज़ कितनी हल्की या भारी है इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यही आज का द्रव्यमान होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि का प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। ध्वनि का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन है तीव्रता, तारत्व, गुणता या ये सभी, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी राइट है। इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी, ये सारे ऑप्शन जो हैं किसके साउंड के लक्षण हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निम्न में से किसके प्रभाव से बढ़ जाती है? ताप या दाब, यानी कि टेम्परेचर या प्रेशर, आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी या डी, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की चाल निम्न में से किसके प्रभाव से बढ़ जाती है? देखिए, ध्वनि की चाल पर अगर कोई दाब डाला जाता है, ठीक है, कोई प्रेशर डाला जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है अगर दाब डाला जाता है तो, ठीक है। और ताप बढ़ने पर क्या होता है कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी साउंड की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ताप हो जाएगा, ठीक है। किसी ध्वनि की चाल तभी बढ़ेगी जो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो है चाल बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने से उसके जो है चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक ऑप्शन और इसमें दिया है, आर्द्रता, ठीक है। तो नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है, यानी डेंसिटी होती है, और वो जो ड्राई एयर होती है, ठीक है, एक नम एयर हो, ठीक है, ह्यूमिड एयर हो, और दूसरी जो है ड्राई एयर हो, तो ड्राई एयर के घनत्व से कम होता है, ठीक है। यानी एक तरफ ड्राई एयर हो, ठीक है, दूसरी एयर तो आर्द्रता वाली वायु हो, ठीक है, तो डेंसिटी किसकी कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी जो होगी वो ह्यूमिड एयर की कम होगी, आर्द्रता वाली जो वायु होगी उसकी जो है
उसकी डेंसिटी कम होगी, इसलिए क्या होगा कि जो ड्राई एयर की अपेक्षा नमी युक्त जो वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, तो ताप की वजह से इसकी चाल बढ़ जाती है, आर्द्रता की वजह से बढ़ जाती है, जबकि प्रेशर की वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में, मैं जल में पूछ रहा हूँ ध्वनि की चाल। ठीक है, ऑप्शन 332, 1483, 5130, 425। देखिए, ध्वनि की वायु में चाल यानी कि एयर में चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है ये जल में इसकी चाल होती है। ठीक है, जल में इसकी चाल होती है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आयरन या लोहा बोल सकते हैं। ठीक है, आयरन या लोहा। ठीक है, तो जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1483 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 332 मीटर जो पर सेकेंड होती है ये वायु में इसकी चाल होती है। ठीक है, जल में जो ध्वनि की कितनी चाल होती है? 1483 मीटर पर सेकेंड। और वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। आयरन में कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, और निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि नहीं जा सकती। ठीक है, जो वैक्यूम होता है उसमें ध्वनि नहीं जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा, यानी कि सॉलिड में जो है सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में और उससे कम जो है गैस में। निर्वात में क्या होता है कि निर्वात में जो है गैस का संचरण ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, वायुयान और घड़ी के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स होती हैं, दूसरी पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जिनको बोलते हैं, और अगली है कैथोड किरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, इसके अलावा जो श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, जिनको जो है हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है, अपश्रव्य जो तरंगे होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हमारा कान जो हमारा आम आदमी जो होता है, मनुष्य होता है, उसके कान हमें अपने कानों से सुनाई नहीं देता। से ये जो है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं कौन सी? इंफ्रासोनिक। ठीक है, और जो पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, और जो हम लोगों को सुनाई देती हैं यानी कि जो है हम लोगों को जो सुनाई देती है वो ऑडिबल वेव्स होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, इसलिए ये हमको हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, और जो पराश्रव्य जो यानी कि अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं इनको कौन सुन सकता है? जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये लोग सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग इसको नहीं सुन सकते हैं। और ये एक चीज़ और बता दें कि ये सभी जो तरंगे होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगे जिनको बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय नहीं है? ठीक है, विद्युत चुंबकीय नहीं है। देखिए इसमें जो ये है कैनाल, ये भी विद्युत चुंबकीय है। ठीक है,
कैनाल विद्युत चुम्बकीय है। इसके अलावा बीटा भी विद्युत चुम्बकीय है। ठीक है, सॉरी इसमें कैनाल जी है आपकी विद्युत चुम्बकीय नहीं है। ठीक है, कैनाल और बीटा आपकी विद्युत चुम्बकीय नहीं है। और रक्त जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय है। तो इसमें जो है बी और डी नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं, लेकिन इसमें बी और डी जो है विद्युत चुम्बकीय नहीं है। ठीक है, यानी कि बीटा और कैनाल जो है इसमें विद्युत चुम्बकीय नहीं है, जबकि गामा और जो अवरक्त किरणें होती हैं यानी कि इंफ्रा रेड रेज होती हैं, ठीक है, वो जो क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो बीटा और कैनाल विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। इसके अलावा जो बीटा किरणें होती हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। ठीक है, अल्फ़ा भी नहीं होती हैं, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। इसके अलावा जो कैथोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। इसके अलावा जो ध्वनि तरंगी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। इसके अलावा पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, जबकि गामा क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसकी वेधन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है गामा किरण की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स। तो सबसे जो ज़्यादा वेधन क्षमता होती है वो अल्फ़ा की होती है। ठीक है, अल्फ़ा की वेधन क्षमता, अल्फ़ा बता रहा हूँ, गामा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें जो है गामा हो जाएगा। तो इसकी जो वेधन क्षमता ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा गामा की होती है। उससे फिर कम जो होती है वो एक्स किरण की होती है। ठीक है, नंबर 1 पे गामा हो जाएगी, नंबर 2 पे एक्स किरण हो जाएगी। उसके बाद जो है अल्फ़ा और जो बीटा होती हैं, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं ही नहीं, तो इनमें जो है बात नहीं कर रहे हैं। गामा जो है सबसे ज़्यादा इसकी वेधन क्षमता होती है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज जो है न्यूक्लियर अभिक्रिया रिएक्शन जानते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन तथा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। ठीक है, गामा किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो एक्स किरण होती है, ठीक है, एक्स किरण का जो इस्तेमाल है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और गामा किरणों के खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। और इसके अलावा एक्स किरणों की खोज जो है रॉन्जन ने किया था। ठीक है, गामा किरणों की खोज बैकरल ने की थी, हेनरी बैकरल उनका नाम था, और एक्स किरण जिनका नाम था रॉन्जन। ठीक है, रॉन्जन नाम इसका था। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन, हर्शेल, बैकरल या रिटर। तो इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, हेनरी बैकरल ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, न्यूटन ने विजिबल जो रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन उसकी खोज की थी। हर्शेल ने जो है अवरक्त किरणों की यानी कि इंफ्रारेड वेव्स की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा बैकरल तो बता ही चुके हैं गामा की। और रिटर ने जो क्या किया था, रिटर ने जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ठीक है, रिटर ने अल्ट्रावायलेट रेज की खोज की थी, यानी कि पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी, ठीक है, जो सूर्य से निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसकी खोज रिटर ने की थी। न्यूटन विजिबल इस जो है रेडिएशन की खोज की, हर्शेल ने इंफ्रारेड। ठीक है,
वे तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो इसका माध्यम बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अयांत्रिक होती है यानी नॉन मैकेनिकल होती हैं, नॉन मैकेनिकल, उनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, यानी वैक्यूम में भी ये तरंगे चल सकती हैं। ठीक है, और इनको जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, और सभी भी विद्युत जो चुंबकीय तरंगे होती हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो एक ही चाल से चलती हैं, जो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ठीक है, तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। और अयांत्रिक तरंगे यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वे तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती हैं। ठीक है, जबकि अयांत्रिक तरंगों को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको। ठीक है, देखिए जो पढ़ने वाला बंदा होगा, ठीक है, उसको पता है कि मेहनत क्या चीज़ होती है और पढ़ाई का मतलब क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में होता है तो, सरल आवर्त गति करने वाला जो कण होता है अपनी मध्यमान में स्थित होता है तो क्या होता है? उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है, या बी उसका त्वरण शून्य होता है, या सी वेग व गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, डी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, या सभी। ठीक है, तो इसमें ई ऑप्शन जो है यानी कि सभी। ठीक है, ये सभी, ठीक है, ये सभी इसके मामले में सही हैं। ठीक है, तो उस पर कोई बाहरी बल नहीं काम करता है, उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन शून्य होता है, उसका जो वेलोसिटी और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अधिकतम होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से हर्ट्ज किसका मात्रक होता है या यूनिट होता है? निम्न में से हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज हम सुनते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे एफएम चैनल्स में सुनते हैं कि 100.7, 100.2.3 इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है उनको सुनते हैं। ठीक है, तो किसका मात्रक है ये? ठीक है, तो हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। ठीक है, और आवृत्ति होती क्या है कि जो एक सेकंड में, ठीक है, किसी मान लो कि कोई वस्तु है कंपन करने वाली, कोई वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है, ठीक है, ठीक है, तो उसको जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, कोई कंपन करने वाली वस्तु जो है एक सेकंड में कितना कंपन करती है उसको जो है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके अलावा इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। इलास्टिसिटी जैसे ऐसी होती है कि ऐसा गुण होता है जिसके कारण वस्तु जो है अगर कोई बाहरी बल लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक जो है परिवर्तन होगा। ठीक है, तथा और उसको जैसे ही हटा लिया जाएगा वो परिवर्तन फिर अपनी विरामावस्था में या साम्यावस्था में आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से रबर में कौन सा गुण पाया जाता है? ऑप्शन है प्रत्यास्था, आवृत्ति, श्यानता, ये सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, फ्रीक्वेंसी, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इलास्टिसिटी। ठीक, देखिए रबर को क्या कह देते हैं कि खींच देते हैं तो इतनी लंबी हो जाती है, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो फिर वो जितना साइज उसका होता है उतने साइज पे आ जाती है। तो ये जो इसका गुण होता है इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है,
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो जो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद,